अ वार्म वेलकम टू मौर्या। स्वागत है आप सबका मौर्य के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना निशान जायसवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथड्स के, है ना। बेसिकली क्या होता है कि और सब क्वेश्चंस तो हमसे बन जाता है, लेकिन जो टीचिंग मेथड क्वेश्चंस होते हैं इसमें लैंग्वेज होता है और वो हमें टिपिकल लगता है और हम क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं। तो आइए, आपके उलझन को हम आसान बनाते हैं और कम से कम आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, जो आज जो मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसको तो आप तैयार करके ही जाएं, है ना। और इसी 50 क्वेश्चंस में हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बात करेंगे आपसे, ताकि एक ओवरऑल एक मैं आपको स्नैपशॉट दे सकूं, है ना। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, है ना। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मेरे साथ, बी रेडी। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, है ना। अच्छा, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस पे इंपॉर्टेंस देता है? वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीच एंड रीडिंग, बी रीडिंग ओनली, सी स्पीच ओनली, डी रीडिंग एंड राइटिंग। क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर हो सकता है? इट इज ए, बी, सी और डी, है ना। देखिए, आपको मैं एक अप्रोच देता हूं, एक अप्रोच सिखाता हूं, समझिए इस बात को। देखिए, जिस ऑप्शन में आपको ओनली दिखे ना, ओनली, ये 99% ये गलत ही होता है ना। तो ये ऑप्शन प्राय, है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये सही नहीं दिखेगा, है ना। तो ये जो ओनली है ये ना के बराबर होता है। तो देखिए, बी और सी ये तो गलत है, और ऐसे भी गलत है, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली नहीं, है ना। सो बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है स्पीच एंड रीडिंग और एक है रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। अच्छा, समझिएगा इस बात को, जब आप कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स से आप जो है सीख रहे हैं, लाइक सपोज कीजिए हम कहते सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो इतना तो तय है, जब ये सब चीज़ हम सीखेंगे तो हमारी राइटिंग तो अच्छी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। राइटिंग जरूर हमारा अच्छा होगा ना, हम राइटिंग जो हमारे स्किल्स है, जो स्किल है हमारा राइटिंग, उसको हम अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, राइटिंग तो होगा, है ना। देखिए, इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का स्पीच से कोई मतलब नहीं है, राइट। सो आंसर इज व्हाट? डी इज द राइट आंसर, डी। सो स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू रीडिंग एंड राइटिंग। ऑलराइट, चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन देख, सेकंड नंबर। ओके, चलिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, राइट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज के तहत नहीं आता है, राइट। देखते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, बी using previous knowledge, C reading the text and then narrating the same to the peers, D reading out every word aloud and translating it, right। अच्छा, देखिए, यहां बात हो रही है मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज की बात हो रही है, राइट। अच्छा, देखिए, जब यहां मीनिंग बेस्ड की बात हो रही है तो टेक्स्ट से तो इंटरेक्ट करेंगे ना, हम जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे तो इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए, तो कहने का मतलब ये तो नहीं है। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज ये काम आ सकता है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू द पीयर्स, हमने स्टोरी को रीड किया, वट एवर द थिंग्स इज गिवन टू अस, उसको हमने रीड किया और फिर अपने पीयर्स को, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, जो कोई भी हैं, उसको हम स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। तो ये तो है ही है, मीनिंग बेस्ड तो है ना। तो मेरी बात समझिएगा, गौर फरमाइएगा जब मेरी बात पे मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। देखिए, ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन देखिए लिखा हुआ ना, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, ट्रांसलेशन का मीनिंग बेस्ड से कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो एनी रिलेशनशिप विद द ट्रांसलेशन विद द मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज। ख्याल रखिएगा मेरे पॉइंट्स को। आज हम पूरी क्लास में ओवरऑल आपसे बात करने वाले हैं, पूरे टीचिंग मेथड से बात करने वाले हैं, इसी 50 क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स देंगे हम, जो सारा आपको एग्जाम में जो है हूबहू दिखेगा, है ना। ऑलराइट,
सबका बहुत वेलकम एवरीबॉडी। रामदार जी, गोलू जी, रामा जी, कृष्णा जी, जगमोहन जी, सबका बहुत वेलकम। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो व्हाट आई हैव सेड, मैंने क्या बोला आपको कि मीनिंग बेस्ड का ट्रांसलेशन से कोई संबंध नहीं है, राइट। सो द आंसर विल बी व्हाट, डी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन का हमारे मीनिंग बेस से कोई मतलब नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर द ऑप्शन डी। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आया भी है, बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, है ना। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग का सब स्किल नहीं है, राइट। देखिए कनेक्टिंग, आप जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आप एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, कनेक्ट कर पाते हैं ना कि इसका क्या संबंध इससे है, क्या चल रहा है कहानी में नहीं चल रहा है। सपोज कीजिए आप महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो आपको ये पता है, जब स्टोरी आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि राम और लक्ष्मण में क्या मतलब बॉन्डिंग है, क्या है, ये सब आप पढ़ते हैं। तो कनेक्शन तो है, कनेक्टिंग तो करते हैं। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा। चलिए प्रिडिक्टिंग, बिल्कुल, है ना। आप जब रीडिंग करते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है ना, अच्छा ये होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ अच्छा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आप एक स्टोरी को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप जब रीडिंग करेंगे तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये नॉट में तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखिए सिंथेसाइजिंग समझते हैं इसको, है ना। ये क्या है, सिंथेसाइजिंग क्या है ये समझते हैं। देखिएगा सपोज कीजिए, समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सिंथेसाइजिंग समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत काम आएगा, राइट। सपोज कीजिए कि आपने कुछ भी रीडिंग किया, आपने कुछ भी पढ़ा, राइट। सपोज कीजिए कि आपने कोई एक इंफॉर्मेशन गेन किया, आपने ये कोई इंफॉर्मेशन गेन किया, ये सब मान लीजिए सारे इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन 1 है, ये इंफॉर्मेशन 2 है, ये इंफॉर्मेशन 3 है, ये इंफॉर्मेशन 4 है, और ये मान लीजिए इंफॉर्मेशन 5 है। इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है आपने क्या किया, गेन किया, राइट। अच्छा चलिए, है ना। अब देखिए इन सारे इंफॉर्मेशन को आपने गेन करके जब आप एक नए आइडिया, एक न्यू आइडिया के साथ आते हैं और आपको मान लीजिए कोई एक न्यू आइडिया मिलता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंथेसाइजिंग, है ना। जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ आप नए आइडिया के साथ आते हैं, नए आइडिया आपको मिलता है, दिस इज व्हाट, सिंथेसाइजिंग, राइट। तो ये तो पढ़ने से ही तो होगा, है ना। सपोज कीजिए आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा, आपने जो है चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा, राइट। आपने जो है पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा, है ना, आपने मिल्टन को पढ़ा, और इन सबको पढ़ने के बाद सपोज कीजिए बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशंस मिले, और इनको पढ़ने के बाद आप एक नए आइडिया के साथ आ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, सिंथेसाइजिंग। तो ये रीडिंग करने से तो होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, नॉट में नहीं लेंगे। हाँ, ट्रांसक्रिप्टिंग समझिए क्या होता है ना। ट्रांसक्रिप्टिंग क्या होता है, ये एक तरह का एक्ट ऑफ कॉपीइंग है। जब कॉपी करते हैं किसी और लैंग्वेज के टेक्स्ट को, किसी और लैंग्वेज के टेक्स्ट को जब हम कॉपी करते हैं किसी और लैंग्वेज में, तो दिस इज व्हाट, ट्रांसक्रिप्टिंग, है ना। तो ट्रांसक्रिप्टिंग का कोई संबंध हमारे रीडिंग से नहीं है, क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज की बात करता है, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी डी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा, है ना। हमने ये देखा इसमें, हमने ये जाना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। कनेक्ट कर सकते हैं आप, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, सिंथेसाइज कर सकते हैं आप ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द सब स्किल ऑफ रीडिंग, राइट। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं, बहुत बढ़िया, बने रहिए और प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ना क्लासेस को अधिक से अधिक। ऑलराइट चलिए मूव करते हैं। नाउ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन enhancing, which of the following is least, just wait, all right. Now see, the question is which of the following is least important in enhancing speaking skill of children, right? चलिए देखते हैं। कह रहा है listening patiently to the children's talk, giving them
an opportunity to express, okay, their feelings and ideas, asking closed-ended questions, right, and organizing discussions on a given topic. ये कह रहा है, समझिएगा बात को. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन इनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन. मतलब एक बच्चे का जो है स्पीकिंग स्किल इन्हांस होगा और उसमें क्या करेगा, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम जरूरत है वो क्या है. देखिए, अगर आप जो है लिसनिंग पेशेंटली टू द चिल्ड्रन, अगर आप चिल्ड्रंस के टॉक को आप बहुत ही धैर्य के साथ सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसको एक हिम्मत मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, उसको अच्छा लगेगा कि समबडी इज लिसनिंग मी. तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. चलिए नेक्स्ट कह रहा है गिविंग दैम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज. आप जब उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जो अपने फीलिंग्स को और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कीजिए, अच्छी बात है ना. चलिए यहाँ कह रहा है लिस्ट अप इंपॉर्टेंट, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है. ये सारे चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है. अच्छा, कह रहा है आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. पहले आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है ना, ये क्या होता है. ये जो क्लोज्ड एंडेड है ना, जो क्वेश्चन है ये क्या होता है, समझिएगा. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, समझिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है. देखिए समझिएगा, अगर कोई क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू है, एमसीक्यूज है, लाइक, है ना, आपने एक क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शन दे दिया तो उसने एक आंसर बोला, दिस इज एमसीक्यू. आप जानते हैं. आप मुझे बताइए, अगर कोई एमसीक्यूज होगा तो क्या उसका स्पीकिंग स्किल बढ़ सकता है, वो तो सीधे 1 वर्ड में आंसर दे देगा. अच्छा, और क्या होता है, देखिए जिसके आंसर आपको मिलते हैं यस या नो से, आपने उसको बोला आर यू गोइंग देयर, उसने बोला यस. आर यू नॉट गोइंग देयर, नो. अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यही तो क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसी को तो बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन. इससे उस बच्चे का क्या स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा. या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दे सकते हैं ट्रू या फॉल्स में, राइट. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ट्रू. मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, गलत, फॉल्स. आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ करके आप मुझे बताइए, क्या आप उस बच्चे का जो स्पीकिंग स्किल है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको रीच कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना. तो इसका सी इसका आंसर हो सकता है. एक बार हम लोग डी को भी देख लेते हैं कि डी में क्या कह रहा है, राइट. डी में कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक. किसी एक टॉपिक पे आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक डिस्कशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो अच्छी बात है, अगर आप किसी को ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है उसका स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा, अच्छा होगा, इंप्रूव होगा. तो ये गलत है. तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, है ना. देखिए इस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं. क्लोज एंडेड क्या होता है, जो एमसीक्यूज का आंसर दे यस या नो या ट्रू एंड फॉल्स. और यहां पे कह रहा है क्या कि जो सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ में आएगा. वेल चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए 50 क्वेश्चंस जो है हम लोग लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, राइट. लोकेश सर राम राम, नमस्ते सर, बढ़िया. चलिए मूव करते हैं, शेयर कीजिएगा सर क्लास को. चलिए देखिए 5th में कह रहा है कि इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू. इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है, राइट. देखिए रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर प्लेजर. आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है ना वो प्लेजर पे बात करता है. तो बी तो पहले ही गलत है, राइट. रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर एडिटिंग, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर समवन एल्स, राइट. नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक टेक्निक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये हमेशा याद रखिएगा और आपको ये बहुत काम आएगा. देखिए इंटेंसिव रीडिंग किससे होता है, इंफॉर्मेशन. और बहुत इजी है, आपको याद भी रहेगा. देखिए इंटेंसिव में भी आगे इन और इंफॉर्मेशन में भी आगे इन, है ना. तो ऐसे आप एक टेक्निक से, एक जुगाड़ से, जो है एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसका. सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए. इंटेंसिव रीडिंग में क्या मिला अपने को, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिला. तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट, इंटेंसिव रीडिंग. सो आंसर इज व्हाट, ए. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
7 नंबर देखिए कह रहा है कि लर्निंग आउटकम्स एम, है ना, ये थोड़ा स्पेलिंग का ये है, यहां एम कर लीजिएगा। हाँ, लर्निंग आउटकम्स एम एट, जो भी आपने लर्निंग किया है, उसका आउटकम्स क्या होता है, उससे क्या आउटकम होता है और उसका एम क्या है, ये देखिए कह रहा है आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, अचीविंग मैक्सिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, अच्छा, और क्या है भाई, अचीविंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, अच्छा, इंश्योरिंग ऑल द कॉम्पिटेंसीज आर एक्वायर्ड बाय लर्नर्स। अच्छा देखिए ये जो लर्निंग है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आप मैक्सिमम 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 होगा, है ना भाई, ये आपके पास लिमिटेड ऑफर है, आप जल्दी जल्दी कर लो, गेन कर लो, लर्निंग ऐसा तो है नहीं, तो मैक्सिमम तो होगा नहीं। और अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो हम कटौती क्यों करेंगे भाई, तो मिनिमम तो होगा नहीं, राइट। चलिए बी गलत, सी लर्निंग है भाई, अधिगम है, हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कैसे, अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, नहीं ये गलत है, इरिलीवेंट ऑप्शन है, इसको कह सकते हैं आप, है ना। अच्छा तो देखिए आंसर इज व्हाट, डी इसका आंसर होगा लर्निंग आउटकम्स एम इंश्योरिंग ऑल द कॉम्पिटेंसीज आर एक्वायर्ड बाय लर्नर्स। मतलब क्या, मतलब कुछ करने की जो क्षमता होती है ना, कुछ करने का जो क्षमता होता है आपके अंदर, दिस इज व्हाट कॉम्पिटेंसीज, ये कॉम्पिटेंसीज है, मतलब कुछ करने की क्षमता, दिस इज व्हाट कॉम्पिटेंसीज, और यही का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट लर्निंग। ऑलराइट, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। चलिए मूव करते हैं, हाँ बिल्कुल सही आंसर है रामा जी आपका, बिल्कुल, चलिए डी इज द राइट आंसर रामा जी, ओके नाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया। ना 7 नंबर समझिएगा, कह रहा है कि ड्रिलिंग इज अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रेटजी इन, है ना, ड्रिलिंग क्या है ना। अच्छा देखिए समझिएगा, ड्रिलिंग जो है ना, ड्रिलिंग जो है एक अप्रोच है, एक तरह का अप्रोच है, समझिएगा, है ना। और ये जो अप्रोच है, ये ऐसा अप्रोच है जो बिल्कुल मेन कह सकते हैं आप, जो चीफ जो है एकदम बिल्कुल मेन सेंटर जिसको बोल सकते हैं, वो किसका है, स्ट्रक्चरलिज्म का है, इसका है ना। और ये जो चीज़ है, इससे क्या होता है कि हमारा एक हैबिट फॉर्मेशन होता है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक हैबिट फॉर्मेशन होता है। और कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, अगर हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना है तो हमें ये तो करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी होगी, है ना, और ड्रिलिंग करेंगे तो ये हमारा हैबिट फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये सब किसके अंदर आता है, ये सब जो है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आता है। सो बी इज द राइट आंसर। तो ड्रिलिंग इज अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रेटजी इन स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इसमें लेक्सिकल अप्रोच नहीं होगा, कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, सीएलटी का तो कोई मतलब ही नहीं इनसे, राइट। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। सो बी इज द राइट आंसर, एकदम ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मेन थिंग, है ना, जिसका जो बिल्कुल मेन जो सेंटर थिंग है, जो मेन चीज़ है, वो क्या है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है, एक तरह का अप्रोच है ना, जिसमें क्या होता है, ड्रिलिंग में हैबिट फॉर्मेशन होता है, आप हैबिट को फॉर्मेट करते हैं, और यही जो हैबिट आप फॉर्मेट करते हैं, यही आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में आपको काम आता है। सो आंसर इज व्हाट, बी। चलिए मूव करते हैं, बहुत बढ़िया, बने रहिए हमारे साथ। आज 50 क्वेश्चन से बात करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस पे, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पूरा ओवरऑल हम टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, है ना। लैंग्वेज लर्निंग के लिए इसमें से ट्रू कौन है, सही कौन सा है, देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है ना, ऑप्शन ए कह रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। जो पहला लैंग्वेज है वो इंटरफेयर करता है क्या, है ना, लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज। आप मुझे बताइए, आपने अगर इंग्लिश सीखी है तो क्या आपका जो पहला लैंग्वेज हिंदी है, इसने आपको क्या इंटरफेयर किया क्या,
है ना। हिंदी ने क्या बोला, अरे भाई तुम मत बोलना अंग्रेजी, ऐसा इंटरफेयर किया कि आपको, नहीं ऐसा इंटरफेयर नहीं किया, इंटरफेयर नहीं करता, है ना। चलिए बी कह रहा है फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। हाँ ये बात सही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेते हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे मीनिंग समझने में, है ना, उसको इंटरप्रेट करने में, कहीं ना कहीं तो आप उसका हेल्प लेते ही लेते हैं, है ना। चलिए तो बी हो सकता है ना, बी सही है कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, बिल्कुल सही है ना। सी कह रहा है, देखते हैं और भी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन हो सकता है, सी देखते हैं। कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद द कंटेंट लर्निंग, है ना। नहीं ऐसा तो नहीं है ना। लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद कंटेंट लर्निंग, है ना। नथिंग टू डू, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज इज ऑल्सो डिस्क्रीट। कह रहा है कि हर लैंग्वेज जो है अपने आप में जो क्या होता है वो डिफरेंट होता है ना। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसा बहुत कुछ है, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं, जैसे संस्कृत की मैं बात करूं, संस्कृत की, तो उसमें क्या है कि जैसे मातृ वर्ड है, मातृ, ये ग्रीक में जैसे बना, जैसे म्रैटर बना, है ना, और यही म्रैटर जाके मदर बना, है ना। तो कहने का मतलब है वो तो है ना। तो यहाँ कह रहा है कि हर लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है, नहीं कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होता है एक दूसरे से, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। सो आंसर इज व्हाट, बी, है ना। तो कहने का मतलब है लैंग्वेज लर्निंग, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसमें क्या है, लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विथ कंटेंट लर्निंग, गलत है। आंसर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। जो पहला लैंग्वेज आपके पास है वो सेकेंड लैंग्वेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और तभी हम सीख पाते हैं। बिल्कुल सही रामा जी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए बढ़िया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू, है ना। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये आपने पढ़ा होगा, ये आप जानते हैं, है ना। कह रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस क्या है, गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम्स। सिर्फ फीडबैक, कोई मतलब ही नहीं डायग्नोस्टिक का, फीडबैक से क्या मतलब है। अच्छा, फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, अच्छा, है ना, कोई मतलब नहीं इन बातों से भाई। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो होना है वो तो होगा, चाहे जो भी ग्रेड मिले, चाहे जो भी मार्क्स मिले, जो कुछ लाया आपने वो तो लाएंगे आप, है ना। इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको फीडबैक से कोई मतलब नहीं है, राइट। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए लेते हैं हम लोग ताकि ये देख सके, जान पाए कि कहाँ गैप आ रहा है, बच्चे क्या सीख नहीं पा रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ गैप आ रहा है ना, उसको हम कैसे, उसको हम ठीक करें, कैसे उसको इम्प्रूव करें। और टीचर भी ये बात जान पाते हैं उससे कि चलिए भाई यहाँ इस बच्चे में गैप आ रही है, मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा, अच्छा करूंगा तो ये बच्चा सीख पाएगा, इसलिए हम लोग करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। देखिए सी ऑप्शन कह रहा है कि प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन पेपर तो आपको ऐसे भी बनानी है, इससे क्या मतलब है इसको, है ना। मतलब कुछ ऑप्शन सुन के तो आपको हंसी आती होगी, है ना। चलिए सी नहीं, अच्छा डी में देखिए बिल्कुल सही, है ना। रामा जी बिल्कुल यार एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, नाइस आंसर। सो नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। जो लर्नर्स है, जो सीखने वाला है ना, उसको, उसका हम क्या जान पाते हैं, उसका हम ये जान पाते हैं कि उसको गैप्स कहाँ आ रहा है, कहाँ गैप हो रहा है, जो वो सीख रहा है वो कहाँ गैप आ रहा है, क्या सीख नहीं पा रहा है ना। और उसी गैप को क्या हुआ होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम उसको फिल करते हैं, भरते हैं, उसको सिखाते हैं, वो चीज, वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, भाई ये कॉन्सेप्ट में तो कमी आ रही है। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट नो द गैप्स इन लर्निंग, ओके, नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कह रहा है द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE इन लैंग्वेज इज, है ना। CCE का क्या है ना, द पर्पस क्या है, देखते हैं। कह रहा है टू एसेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, अच्छा। बी कह रहा है टू एसेस देयर लर्निंग गैप्स, अच्छा। सी कह रहा है टू गिव रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट, या टू एसेस द लेवल ऑफ द कॉम्पिटिसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रेन। आपको याद है ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, अभी जस्ट कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया, है ना। देखिए जो CC है ना, डेट इज कंटिन्यूअस
कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, देखिए इसका जो संबंध है ना वो सिर्फ इस बात से है, कॉम्पिटेंसीज है ना, कुछ करने की क्षमता है ना, इसलिए तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्या लगातार इवोल्यूशन कर रहे हैं, लगातार उसको प्रोग्रेस करवा रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या करना है, दिस इज व्हाट है ना, टू एसेस, असेसमेंट हो रहा है द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, चलिए कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में है ना, कह रहा है अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, किसके एक्ट में वो पाया गया है ना। देखिए तो आप याद रखिएगा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 3343, याद रखिएगा इस बात को है ना, कि अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, कब मिला, अंग्रेजी को कब दर्जा मिला है ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो याद रखिएगा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, ए इज द राइट आंसर है ना। मिसमैच मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल आपको रट लेना है इन चीज़ों को है ना, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कह रहा है विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, बात हो रही है यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन की, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है इसका हैबिट फॉर्मेशन। अब सोच के देखिए जो हैबिट फॉर्मेशन है वो कहाँ से तय होगा, कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या इक्लेक्टिकल अप्रोच। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा, आप जानते होंगे, कहता ना कि भाई उसका बिहेव बड़ा अच्छा है, जो भी कहो, लेकिन उसके बिहेव के हम कायल हो गए, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है ना। और देखिए जो बिहेवियर उसका होता है, वो जो बनता है, वो कहाँ से बनता है, हैबिट से बनता है ना, वो अपने बिहेव के वजह से ही उसका हैबिट है ना। तो समझिए इस बात को, बिहेव का, बिहेव है ना, जो व्यवहार जिसको बोलते हैं आप है ना, तो बिहेव का जो रिलेशन है वो किससे है, हैबिट से। ऑलराइट, व्यवहार का जो संबंध है वो आदत से, बिल्कुल सही। पुष्पेंद्र जी सी कह रहे हैं, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। गुड इवनिंग टू यू ऑल। रामा जी बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर है ना। हैबिट का सीधा संबंध किससे है, बिहेव से। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ यू कह रहा है कि बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश मेथड, किस मेथड का है, डायरेक्ट मेथड, बायलैंग्वेज मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या नेचुरल मेथड, है ना। क्या किया आपने, बिल्कुल बैनिश कर दिया, रोक दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, किसको, मदर टंग को। अगर ऐसा है तो क्या है भाई, ये बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। आपने मदर टंग ही बिल्कुल रोक दिया है ना, डायरेक्ट मेथड, मतलब अंग्रेजी जो आप सिखाना चाह रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट सिखाना चाह रहे हैं, राइट, इंग्लिश में ही समझा के उसको समझा रहे हैं। ऑलराइट, सो आंसर इज व्हाट, ए, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डैश डील्स विथ द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, है ना, लेवल, ध्यान दीजिएगा, लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, है ना, आपसे बात कर रहा है। ए इज सिंटैक्स, बी इज सिमेंटिक्स, सी इज कोलोकेशन एंड डी इज कोलेक्वियल, है ना। क्या आपको लगता है क्या इसका आंसर होना चाहिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, है ना। कह रहा है लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, है ना। चलिए देखते हैं लोग ऑप्शंस के आंसर्स दे रहे हैं, बट चलिए 14 का बता रहे हैं बी, पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं बी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए देखता हूं, इसको समझाता हूं मैं आपको, है ना। देखिए अगर बात यहां पे हो रही है लेवल ऑफ मीनिंग की बात हो रही है, लेवल ऑफ मीनिंग की बात, तो देखिए सिंटैक्स इसका कोई मतलब नहीं है ना,
सिंटेक्स से, स्ट्रक्चर सिंटेक्स से क्या मतलब है ना? अगर सपोज कीजिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा आपके सिलेबस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आप सिंटेक्स देखते हैं, बहुत तरह के सिंटेक्स बने हुए हैं। इस सिंटेक्स से, है ना, लेवल ऑफ मीनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं इस बात से, है ना? आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारे सिंटेक्स हैं, उस सिंटेक्स से क्या मतलब है मुझे? कोई मतलब नहीं है इन चीज से। अच्छा देखिए, डी ऑप्शन इरिलेवेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं इनसे। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, सी, देखिए लिखा हुआ है कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन देखिए होता है जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड है, दो वर्ड है, और वो फिक्स होता है कि अगला वर्ड कौन सा लगेगा। जैसे सपोज कीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला फास्ट, तो यहाँ बोला मैंने फूड, फास्ट फूड। यहाँ तो वैसा कुछ हो नहीं रहा भाई, लगता है तो लगता है फास्ट फूड। फिर हमने बोला मान लीजिए पे, तो बोल दिया अटेंशन, पे अटेंशन, फिक्स है। हिंदी में बोलते ना आप, गई भैंस पानी में, है तो है, गई भैंस आगे पानी में। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, होता है तो होता है, लोग बोलते हैं दिस इज व्हाट, फास्ट फूड, पे अटेंशन। तो इसका कोई संबंध जो है कोलोकेशन से नहीं, यही कोलोकेशन है, ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? कोलोकेशन। तो सिमेंटिक्स है ना, ये एक लिंग्विस्टिक है। सिमेंटिक्स क्या है? एक लिंग्विस्टिक है जो कि डील करता है किस पे, बात करता है किस पे? लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सो आंसर इज व्हाट? बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। इंद्राज जी, वेरी वेलकम टू यू ऑल, नमस्कार आपको भी, आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि a student reads through an article in newspaper to get the overall idea of the article. What is this practice known as? Skimming, top-down model, bottom-up model और scanning? ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या आंसर इसका होगा। ओके, वेलकम टू यू ऑल, सबका बहुत बहुत वेलकम, है ना? देखते हैं। तो यहां बात हो रही है, देखिए न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है ना, यहां बात हो रही है न्यूज़पेपर के आर्टिकल की। समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? न्यूज़पेपर में जो एक आर्टिकल है उसके गो थ्रू हो रहा है, तो वो क्या है? वो स्कीमिंग है, टॉप डाउन मॉडल है, बॉटम अप मॉडल है, या स्कैनिंग है ना? देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पे जो है बी और सी तो नहीं होगा, क्योंकि ये कोई टॉप डाउन बॉटम अप्रोच से तो कुछ बात नहीं हो रही, तो बी और सी तो होगा नहीं, है ना? देखते हैं। अब देखिए, या तो इसका आंसर हो जाए ए, या तो इसका आंसर हो जाए डी, स्कीमिंग हो जाए, या तो इसका आंसर स्कैनिंग हो जाए, है ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते सिर्फ न्यूज़पेपर का, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पूरा तो पढ़ नहीं सकते, तो जो भी है उसका टॉप न्यूज़ है, जो भी हेडलाइंस है उसको हमने पढ़ा, सिंपली पढ़ा, दिस इज व्हाट, दिस इज स्कीमिंग, वो स्कीम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, गो थ्रू आर्टिकल हो रहा है, तो उस आर्टिकल में हम एक एक वर्ड को, एक एक इंफॉर्मेशन को, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे, राइट? सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी डी, है ना? समझिएगा बात को, ये डिफरेंस है इसमें, इसलिए तो मैं आया हूं कुछ बेहतरीन सब क्वेश्चन आपके सामने लेके। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है लैंग्वेज इज, है ना, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड सिस्टम, बी अ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, रूल्स एंड मीनिंग्स, सी a human system which changes frequently, D a rule governed system. Which will be the answer? A structure formed system, B a formation of words, rules and meanings, C a human system which changes frequently, a D a rule governed system. देखिए ये तो सीधा आपके दिमाग में होना चाहिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। लैंग्वेज जो है वो क्या है? लैंग्वेज जो है वो रूल गवर्न सिस्टम है, राइट? ये आपको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इसको सोचना ही नहीं कुछ इसमें, है ना? चलिए, सो 16 का आंसर क्या हो गया? डी अ रूल गवर्न सिस्टम। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी विल टॉक ऑन 50 टॉप क्वेश्चंस, ओके? सो बने रहिएगा बिल्कुल मेरे साथ, और प्लीज क्लास को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज, और सारे क्वेश्चंस पे आप बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं 19 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक ये इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है, बहुत बार आता रहा है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग methods is suggested for
टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल, है ना, प्राइमरी बच्चों को सिखाना है, ग्रामर सिखाना है, तो किस मेथड के साथ जाना चाहेंगे आप? ट्रांसलेशन मेथड? ना ना ना, ये तो बहुत पुराना मेथड है, मज़ा नहीं आता है ना। इसको देखते ही जब भी इसको मैं देखता हूँ ना ट्रांसलेशन मेथड को, तो मुझे मुगल आजम का याद आता है, जो फिल्में पुरानी जमाने बनती थी ना, तो वैसा ही फील आता है। तो ट्रांसलेशन मेथड तो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, अच्छा डिडक्टिव मेथड, है ना, टेक्स्ट बुक मेथड नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं इस बात से, है ना। तो आपको मालूम है कि जब आप आंसर दीजिए, डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, राइट आंसर। इंदिरा जी, आसू जी, बिल्कुल राइट आंसर, डी दे रहे हैं आप, सही बात है। क्योंकि जो इंडक्टिव मेथड्स होता है उसमें क्या होता है कि आप एग्जाम्पल्स के साथ, है ना, एग्जाम्पल्स के साथ जो है चीज़ों को आप रिलेट करते हैं, आप उनको बताते हैं। सो आंसर इज व्हाट? इंडक्टिव। डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, कह रहा है फ्लावर एंड हैज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने क्या किसको बोला, इसमें से कौन से स्किल को, है ना, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग को बताया कि वो एक ऐसा स्किल है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल है। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ, अप्रोच सिखाता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जब भी होती है ना प्रॉब्लम क्रिएटिंग सॉल्विंग, ये सब जब भी होता है तो क्या होता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चलता है आपके ब्रेन में, है ना, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होने लगता है आपके दिमाग में ना, बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आने लगते हैं, बहुत यूनिक सब चीज़ आपके अंदर आने लगते हैं, है ना। प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है और उसको आप सॉल्व करने के बारे में भी सोच रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाँ कलम उठाते हैं, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को, है ना, और सॉल्विंग करते हैं। तो वी ऑल डू थ्रू ऑल दिस थिंग्स थ्रू अ स्किल दैट इज व्हाट? राइटिंग, है ना, राइटिंग के थ्रू करते हैं हम लोग। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुद्दे, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब कैसे सॉल्व होता है? राइटिंग से तो सॉल्व होता है ना, उसको लिखते हैं हम लोग, पूरा प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग पूरा चेकआउट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल इज व्हाट? राइटिंग। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया, नाइस आंसर टू ऑल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बने रहिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा। सो वी हैव 30 मोर क्वेश्चंस इन दिस सेशन। ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? आप रिव्यू से क्या समझते हैं? इज इट असेसमेंट, इज इट गेस, इज इट इवेल्युएशन और इज इट क्रिटिकल इवेल्युएशन, है ना। रिव्यू, जैसे कि मान लीजिए इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फिल्म आई, जैसे लाइक केजीएफ फिल्म आई, तो केजीएफ फिल्म आई तो देखिए इसको बनने में कितना टाइम लगा, सालों साल लग गए, है ना, और कितना मेहनत हुआ, कितना कुछ हुआ। और एक क्रिटिक्स आता है और वो क्या करता है, फिल्म का रिव्यू देता है। फिल्म का रिव्यू दे दिया उसने, फिल्म देखा, 2.5-3 घंटे में फिल्म देखा और बस अगले दिन उसने क्या दे दिया, पिक्चर को बारे में लिख दिया और उसने पिक्चर का क्या दे दिया, रिव्यू दे दिया, है ना, रिव्यू दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जब उसने रिव्यू दिया तो कुल मिलाकर के उसने क्या किया, जब उसने रिव्यू दिया तो उसने कुल मिलाकर के उसने पिक्चर को क्या किया, इवैल्यूएट किया, राइट। चलिए, तो कहने का मतलब है या तो सी होगा या तो डी होगा, असेसमेंट और गेस तो नहीं होगा, राइट। चलिए अब देखिए, अगर आपने जब उसको इवैल्यूएट किया और उसके साथ में अगर आपने रेटिंग भी दे दी, रेटिंग दे दी, देते ना, फिल्म को रेटिंग दिया उन्होंने, है ना, कि 4 स्टार है, 4.5 स्टार है या 3 स्टार है, व्हाटएवर जो भी उसने रेटिंग दी, है ना। तो जब आप इवैल्यूएट के साथ जब आप उसको रेटिंग देते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिव्यू। सो आंसर इज व्हाट? डी इज द राइट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? क्रिटिकल इवैल्यूएशन, डी इज द राइट आंसर। रिव्यू का संबंध किससे है? क्रिटिकल इवैल्यूएशन से। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस आंसर। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा और बहुत कुछ सीखेंगे इस क्लास में। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन हो गया। चलिए जरूर लाइक कीजिएगा, है ना, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग का जो लास्ट स्टेज है वो क्या है?
है ना। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं आज जो 50 क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एटलीस्ट इस क्वेश्चन को आपको बहुत समझ के जाना है, करके जाना है आपको, है ना। बिल्कुल ये न्यू चीज़ें हैं, आपको दिख रही होंगी मेरे ख्याल से, है ना। तो देखिए कह रहा है कि लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग क्या है, राइट। एडवांस राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग। देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा है, तो आइए हम लोग बस सब पे बात कर लेते हैं, ताकि जो भी मैं आपको बताऊं अगर ये क्वेश्चन किसी और रूप से आए या किसी और तरीके से आए तो आप उसको हैंडल कर सकें, आप उसको बना सकें, है ना। आइए तो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समझते हैं। देखिए जब एक बच्चा जब बिल्कुल लिखना स्टार्ट करता है, जब लिखना आरंभ करता है वो, है ना, तो एक कोई ना कोई इसको सपोर्ट करता है। लाइक दिस होता है कि भाई ऐसे करो, ऐसे लिखो, ए लिखो, बी लिखो, लाइक दिस ऐसे करो, है ना। तो क्या किया वो, उसको वो क्या हो गया, गाइडेड राइटिंग हो गया, है ना, गाइडेड राइटिंग हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए फिर वही बच्चा गाइड वाइड हो गया, अब अपने अनुसार वो लिख रहा है, जो जी में आ रहा है वो लिखे जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वो फ्री राइटिंग हो गया। जब आप उसको सिखा रहे हैं लिखने को तो दिस इज व्हाट, गाइडेड राइटिंग। आप उसको गाइड कर रहे हैं तो ये क्या है, गाइडेड राइटिंग है। और वही बच्चा जब अपने आप लिख रहा है, जो जी में आ रहा है, गलत सही जो भी लिख रहा है, वो क्या है, फ्री राइटिंग है। अच्छा, अब उस बच्चे को कुछ अच्छी तामील मिली, कुछ अच्छा ज्ञान मिला, कुछ अच्छा नॉलेज मिला, उसने कुछ अच्छे अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, है ना, ग्रामेटिकल अप्रोच सीखा, ग्रामेटिकल थिंग्स सीखा। अब जो वो लिख रहा है ना, वो फ्री राइटिंग नहीं लिखेगा, अब वो क्या लिख रहा है, कंट्रोल्ड राइटिंग कर रहा है, कंट्रोल्ड राइटिंग हो रही है। अच्छा, अब देखिए जब यही चीज़ जब बढ़ जाएगी, है ना, अब जब मतलब एक एडेप्ट हो गया, वो स्किल्ड हो गया, जब वो प्रोफिशिएंट हो गया, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवांस्ड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज व्हाट, एडवांस्ड राइटिंग। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी इसका जिन्होंने इसका ए आंसर दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए, सो लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज व्हाट, एडवांस्ड राइटिंग। आई होप चारों ऑप्शन में मैंने बात की और ये चारों ऑप्शन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, राइट। चलिए मूव करते हैं। कह रहा है द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मैथड इज, है ना, द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मैथड इज, है ना, क्या है। चलिए, तो आपको मालूम है, पहले तो आप देखिए वर्ड्स तो नहीं सीखते ना पहले आप, ये तो गलत है ना। आप पहले क्या सीखते हैं, आप पहले सीखते हैं लेटर्स सीखते हैं, लेटर्स सीखते हैं, अच्छी बात है ना। तो सी तो गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद आप क्या सीखते हैं, उसके बाद जो है आप वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड्स। चलिए वर्ड्स, लेटर सीखा, फिर आपने क्या सीखा, वर्ड्स सीखा। चलिए बना हुआ है, ए भी बना हुआ है अब तक, बी भी बना हुआ है और डी भी बना हुआ है। अच्छा, अब देखिए अब आप क्या सीखते हैं, अब आप क्या सीखते हैं, अब आप फ्रेजेस सीखते हैं या आप सेंटेंसेस सीखते हैं, क्या सीखते हैं, है ना, ध्यान देना होगा आपको। कोई क्लू बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। लेटर सीखा, वर्ड सीखा, लेटर सीखा, वर्ड सीखा, लेटर सीखा, वर्ड सीखा। अच्छा, उसके बाद क्या, है ना। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, मुझे बताइए पहले पैराग्राफ या पहले सेंटेंसेस, बताइए, है ना, पहले पैराग्राफ सीखेंगे या पहले सेंटेंस सीखेंगे, आप मुझे बताइए। देखिए एक तो मैंने आपको इधर से अप्रोच से सिखाया बनाने, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। जब ऐसा आपको कुछ दिक्कत हो, बनाने में प्रॉब्लम न आए, तो चलिए इधर से आपने समझ लिया ना, इसी चीज़ को इधर से ले लीजिए, है ना। चार चार ऑप्शन आपके सामने है। तो आप मुझे बताइए लाइफ में पहले आप क्या सीखते हैं, पहले आप सेंटेंस सीखते हैं या आप पहले पैराग्राफ सीखते हैं, बताइए। बखूबी तरीके से आप इस बात को समझते हैं, पैराग्राफ कहाँ से आएगा भैया, पहले हम सेंटेंस सीखेंगे, राइट। चलिए हाँ, चलिए फ्रेजेज एंड सेंटेंस लास्ट में। तो दिस इज व्हाट, बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आंसू जी, यू आर राइट, सेंटेंस सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा पुष्पेंद्र जी, आंसू जी, रामा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस। आंसू जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। You ask, what has my government done for you? I can answer in 2 words, a lot. अच्छा,
द क्वेश्चन पुट अप हियर इज, है ना, मतलब आपने पूछा, आपसे पूछा कि व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, मेरा सरकार आपसे आपके लिए क्या किया है, तो आपने आंसर दे दिया बहुत तरीके से, सीधा क्या बोला आपने, अलॉट, इतना बोला आपने, ठीक है ना, आपने बस इतना बोला, आपने ये आंसर दिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या इसमें कोई एक्सप्लेनेशन हो रहा है क्या, नहीं, आप सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट, जब आप नेपथ्य, मतलब आप पीछे से कुछ प्रॉम्प्ट किया, आप उसको हल्का सा क्लू दिए फिर वो आगे बोला, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें स्टाइल की तो कोई बात ही नहीं है ना, स्लाइस तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटोरिकल, रेटोरिकल, जिसमें आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जब क्या करते हैं, जब आप इसमें अपना ओपिनियन देते हैं, है ना, जब आप अपने ओपिनियन देते हैं, दिस इज व्हाट, रेटोरिकल, जब अपने ओपिनियन देते हैं आप, दिस इज व्हाट, रेटोरिकल, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी, बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर, बहुत अच्छा, बी, आंसू 20, रामा जी बी राइट आंसर, बहुत अच्छा। आइए मूव करते हैं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, है ना, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज, है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, समझिएगा इस बात को, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया, है ना, सेकंड लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश का जो दर्जा मिला है एनसीएफ 2005 के द्वारा, ये क्या है, ये सेकंड लैंग्वेज है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब चलता फिरता क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार मतलब आया है ये सारे क्वेश्चन। मूव करते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ऐसा कह रहा है ना, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये जो आपने जो पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये सब जो पढ़ा होगा आपने प्रिंसिपल्स, उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, है ना, यहाँ पूछ रहा है क्या, नहीं है, नहीं, तो फ्रीक्वेंसी तो है ना, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में फ्रीक्वेंसी तो है, कवरेज भी है ना, और अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है, ये नहीं है, ये उसमें नहीं है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है एक्यूरेसी पे बात नहीं करता है, सो आंसर इज व्हाट, बी। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है वो बात करता है फ्रीक्वेंसी पे, वो बात करता है अवेलेबिलिटी पे, वो बात करता है कवरेज पे, लेकिन वो एक्यूरेसी पे बात बिल्कुल नहीं करता, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी। चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ना, देखिए बहुत अच्छा, बने रहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीबॉडी। चलिए कह रहा है इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रैमिंग, क्रैमिंग मतलब क्या, रटना, रट रहा है, इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रैमिंग हिज और हर आंसर्स, अपने आंसर्स को वो रट रहा है, देन ही सी वुड नॉट बी एबल टू, अगर वो रट रहा है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, किस चीज़ के लिए वो एबल नहीं हो पाएगा, देखते हैं। देखिए तो पहला ही ऑप्शन अच्छा लग रहा है हमें, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग तो नहीं लिख सकता, जो रटने वाला बच्चा है, जो तोता ही बन गया, वो क्या करेगा, क्रिएटिव राइटिंग, तो ये आंसर मुझे सही लग रहा है। देख लेते हैं इसे आगे, अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जब रट लिया है तो क्वेश्चन आंसर तो लिख ही सकता है ना। उसके बाद देखिए नॉट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है अटेम्प्ट वोकेबलरी बेस्ड एक्सरसाइज, जब रट ही रहा है तो वोकेब क्यों नहीं याद करेगा भाई। अच्छा, अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, बिल्कुल रट रहा है तो वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रटने में वीर है, अगर वो तोता है, मतलब अगर वो क्रैमिंग करता है, तो वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत खूब, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now you are having the
28th नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंटोनेशन। इंटोनेशन है ना, आपको मालूम होना चाहिए जो इंटोनेशन है वो क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। जो राइज एंड फॉल होता है वॉइस का, है ना, जैसे आप कुछ भी बोलने से मैं बोला मेक अ गोल टू बी ए सक्सेसफुल मैन, इफ मीन्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी वॉक ऑफ द लाइफ यू मस्ट हैव अ सिंगल एम्बिशन। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं किस में बोल रहा हूँ, इंटोनेशन में बोल रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो वॉइस है उसमें क्या हो रहा है, राइज एंड फॉल हो रहा है, ये वॉइस कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो चलिए कह रहा है क्या नहीं होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट। अच्छा देखिए जब ऐसा हो रहा है तो रिदम तो उसमें होगा, है ना, उसमें टोन भी होगा, है ना। अच्छा देखिए उसमें लाउडनेस भी होगा, तो किस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए वो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन, किस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। जो भी मैंने अभी बोला उसको मैं स्लो बोलूँ चाहे जैसे भी बोलूँ, चाहे स्पीड में बोलूँ चाहे जैसे भी बोलूँ, मैं उसको वैसा ही बोलूँगा जो मैंने लाइन बोली। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लाइन बोली मेक अ गोल टू बी ए सक्सेसफुल मैन, इसमें जो लाइन मैंने बोला वैसा ही रहेगा, है ना। चलिए तो बी इज द, प्रोनाउंसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए सो बी इज द राइट आंसर। तीस नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। जब आप थिंकिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है ना। देखिए सबसे पहले आप करते हैं, देखिए आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, है ना। जो सबसे पहले आप करते हैं वो करते हैं इमेज नहीं करते, आप इमेजिनेशन करते हैं, समझिए इस बात को। तो ये तो साफ मुझे गलत दिख रहा है ना। देखिए हर ऑप्शन में इमेज 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 लिखा हुआ है, आप इमेज नहीं करते, आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद आपके मन में लैंग्वेज आता है, कॉन्सेप्ट आता है और फिर आप प्रोपोजिशन करते हैं, तो ये गलत है। इमेज और इमेजिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी को देखा तो एक इमेज आया, भाई इमेज क्रिएट हो जाता है ना, एक इमेज बन जाता है, इमेज है उसका एक। और इमेजिनेशन आप कर रहे हैं, आप ख्याल कर रहे हैं चीज़ों को, आप है ना, जैसे कि आपने कोई पोएम लिखना है आपको तो आप इमेजिनेशन करेंगे फिर आप उस चीज़ को लिखेंगे, राइट। तो थिंकिंग में इमेजिनेशन चाहिए, तो इमेजिनेशन आया हमारे मन में, फिर जो है आपने उसको एक लैंग्वेज में बद्ध किया, कलमबद्ध किया, एक फिर कॉन्सेप्ट मिला आपको और फिर एक प्रोपोजिशन है। सो आंसर इज व्हाट, डी। डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, है ना। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफिशियल एनडी भाई, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राइट मूव करते हैं, देखिए 30 नंबर कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच। मैंने कुछ देर पहले भी आपको बोला कि जैसे ही मैं ये मेथड देखता हूँ ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो मुझे बिल्कुल वो मुगले आजम वाला फील आने लगता है। वो जो पुरानी फिल्में बनती थी ना मुगले आजम वाली, उस तरह का फील आता है मेरे को। तो सीधी सी बात है कि उसमें कैसे गाने बजते होंगे आप सोचिए जरा, क्लासिकल सॉन्ग बजते होंगे उसमें, है ना। अभी की तरह तो नहीं बजता है ना, वो रैप वाला सॉन्ग तो ऐसा तो कुछ बजता नहीं है ना, बादशाह वाला म्यूजिक तो बजता नहीं उसमें, है ना। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब क्या, क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच क्लासिकल मेथड, दिस इज क्लासिकल मेथड। ग्रामर बात वाली बात है ना, फॉरेन लैंग्वेज रूल्स वाली ये सब है, बट द मेन इम्फेसिस, मेन फोकस ऑन व्हाट, क्लासिकल लैंग्वेज। चलिए बढ़िया। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज यूज्ड टू टीच क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए कह रहा है इफ अ लैंग्वेज, है ना, टीचर हैज पुट द वर्ड्स स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्यून इन अ ग्रुप, देन सी इज फॉलोइंग, वो क्या फॉलो कर रही है ना। देखिए अगर आप इन सारे वर्ड्स को देखेंगे, लाइक स्कूल है, टीचर है, हेडमास्टर है, प्यून है, तो आप ये पाएंगे, है ना, आप ये पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप ये पाएंगे कि ये सारे वर्ड्स जो है ना किस पे हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे स्कूल पे, है ना, स्कूल पे बिल्कुल ग्रुपिंग की गई है इन सारे वर्ड्स का, है ना। इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड्स स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्यून इन अ ग्रुप,
सी इज फॉलोइंग, है ना। अच्छा देखिए, तो ग्रामेटिकल, ये जो ग्रुपिंग की गई है, इसका ग्रामेटिकल से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेक्सिकल हो सकता है। देखिए सिमेंटिक तो क्या बताता है? वो हमारा अर्थ बताता है, वो हमारा मीनिंग बताता है, तो सिमेंटिक से कोई मतलब नहीं है। फोनेटिक, जहां भी फोनेटिक मतलब आएगा, मतलब क्या? साउंड, राइट। तो साउंड से कोई संबंध नहीं है इसका। सो आंसर इज व्हाट? लेक्सिकल ग्रुपिंग। ध्यान रखिएगा, जब एक तरह के वर्ड सारे ग्रुप में हम ले लेते हैं, है ना, एक बिल्कुल कैटेगराइज कर देते हैं, उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, दिस इज व्हाट? लेक्सिकल ग्रुपिंग। सो आंसर इज व्हाट? बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 कह रहा है, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश मे बी one of the languages for learning activities that create the child's awareness to the world। ध्यान दीजिएगा, मतलब कह रहा है कि शुरुआत में इसमें से कौन सा लैंग्वेज को बताया जाए या क्या किया जाए जो क्या कर सकता है हमारा, मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस, है ना, और वो भी किसके लिए? वर्ल्ड के लिए, राइट। देखते हैं, तो सीधी सी बात है, दुनिया की बात हो रही है, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, हम बात सही है ना, लेकिन वर्ल्ड के लिए तो ये सही नहीं ना। वर्ल्ड के लिए तो अपने को इंग्लिश ही चाहिए, है ना। वर्निकुलर लैंग्वेज क्या होता है हमारा? मातृभाषा, है ना। तो नहीं, मातृभाषा नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर मुझे दुनिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबल बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश इज नीडेड देयर। सो बी इज द राइट आंसर। सेकंड लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल। चलिए 34 नंबर देखिए, कह रहा है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन डैश मेथड, है ना। किसमें जो है लिटिल, बिल्कुल ना के बराबर जो है दिया जाएगा अटेंशन, है ना, इन प्रोनाउंसिएशन मेथड, ये बोला जा रहा है। मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है तो किसमें हमारा ख्याल नहीं किया जाएगा? आपको मैंने याद कीजिए, कुछ देर पहले भी बोला, अजीब सा लगता है जब इसको देखता हूँ तो। ग्रामर ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन याद कीजिए, जब बहुत पुराने वक्त में, जब जो पिताजी लोग जब किया करते थे, तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का खेल ही नहीं था कुछ भी, है ना। तो बिल्कुल ना के बराबर ध्यान देते हैं हम लोग किसमें? ग्रामर ट्रांसलेशन में, है ना। ऑडियो लैंग्वेज तो करेंगे, सीएलटी सब में करेंगे, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम लोग जो है प्रोनाउंसिएशन का ना के बराबर रोल है। सो आंसर इज व्हाट? सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नाइस, सी द राइट आंसर। थर्टी फोर नंबर, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि होम लैंग्वेज इज डैश इन ए नेचुरल वे, है ना। तो ये इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, अब बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। होम लैंग्वेज इज लर्नड, टॉट नहीं, प्रमोटेड नहीं, एक्वायर्ड नहीं, बल्कि होम लैंग्वेज इज लर्नड इन अ नेचुरल वे। जो घर का जो लैंग्वेज होता है उसको हम नेचुरली सीखते हैं, है ना, उसको हमें कोई पढ़ाता नहीं, है ना। एक अनपढ़ गवार व्यक्ति भी है ना, वो भी अपना होम लैंग्वेज बोलेगा, है ना, उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीखता है ऑलरेडी, लर्न करता है ना, अपने आसपास इन्वायरमेंट से, अपने घर से सब सीखता है। प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है उसको, रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है उसको, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। होम लैंग्वेज इज लर्नड इन ए नेचुरल वे, वो नेचुरल वे में सीखेगा, राइट। चलिए बढ़िया। थर्टी सिक्स नंबर, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू while teaching learners in their mother tongue at the primary level, है ना। चलिए देखिए, which of the following is not true while teaching learners in their mother tongue at the primary level। बात हो रही है प्राइमरी लेवल की। पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, वाव सर जी, है ना, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, and we will continue this, right। Today I am taking this session and I think day after tomorrow I will take the another session, right। चलिए बने रहिए, रहना है बिल्कुल तरीके से, और बिल्कुल जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको इस चैनल पे, इतना तो आपको करके जाना ही जाना है, राइट ना। चलिए देखिए, कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल पे जो है क्या जरूरत नहीं है ना। चलिए नहीं सही है, देखिए बताइए आंसर क्या होगा आपके मुताबिक, देखते हैं। नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा, while teaching learners in their mother tongue at the primary level, है ना। देखिए जब आप प्राइमरी लेवल में जब मदर टंग से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं,
तो इट मेक्स लर्निंग ईजी, ये तो होता है ना, ये तो होता है, ये तो सही है ना। अच्छा, और कह रहा है यहाँ पे नहीं, है ना, कह रहा है इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ना, क्योंकि वो उसको क्या कर सकता है, वो कनेक्ट कर पाता है चीज़ों को, तो अच्छी बात है, उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना वो तो होगा, है ना। आप जब आप उसको मदर टंग से समझा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो होगा, क्योंकि वो चीज़ को पहले से आती है, वो उसको इंप्रूव करेगा और भी, है ना, वो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो ये सही है, अच्छा है। अच्छा, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा था पुष्पिंदर जी आपका, है ना, लेकिन आप रुक गए। अच्छा देखिए, कह रहा है इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, जैसे स्कूल समय देखिए बनाते हैं लोग, बना ही देते हैं एक तरह से, है ना। अच्छा, डी में देखिए लिखा हुआ है इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है, जब वो चीज़ों को सीखेगा, जब उसकी लर्निंग ईजी लगेगी, जब उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, तो नो डाउट जब ये दोनों चीज़ होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बच्चों का डेवलप होगा ही होगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ तो बिल्कुल सही है। यहाँ बात हो रही है नॉट ट्रू की, तो आंसर इज व्हाट, सी। सी जो है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ये तो आप पे डिपेंड करता है, जो इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, ये तो कहीं ना कहीं ये आप पे डिपेंड करता है ना, कैसे इन्वायरमेंट को आप क्रिएट करते हैं। सो आंसर इज व्हाट, सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आप जब इन सबको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सी है ना, ये जो है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात होती है। इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना, ये तो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी जो है ये बिल्कुल ऐसा बोल रहा है कि नॉट की बात नहीं हो रही, ये ट्रू है, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है और डी भी ट्रू है, जो जो माइन्यूट जो वो ट्रू नहीं है वो सी ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, 37 नंबर कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज इम्फेसिस ऑन, है ना, किस पे वो इम्फेसिस करता है ना, फॉर्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी बात होगी ना सीएलटी की, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, तो वो राइटिंग पे कभी बात नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो कभी भी ग्रामर पे बात नहीं करेगा, सीएलटी को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, सीएलटी को राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, सीएलटी को ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो एक मतलब वो तो वे है, मतलब है ना, शानदार वे होता है, जैसे आदमी बहुत शानदार बोलता है इंग्लिश, है ना। अच्छा, तो देखिए लैंग्वेज यूज़ तो आप और चीज़ में भी करते हैं ना, और भी जो बहुत डिफरेंट अप्रोच है ना इंग्लिश के, तो लैंग्वेज यूज़ तो और भी बहुत चीज़ से आप करते हैं, है ना, लेकिन जो इम्फेसिस है इसका, है ना, सीएलटी का जो इम्फेसिस है, जिसपे जो इम्फेसिस करता है, जिस पे फोकस करता है ये ज़्यादा, वो क्या है, इसका एक फॉर्म है ना, तो लेज एम्फेसिस ऑन फॉर्म, राइट, सो ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। $38 नंबर कह रहा है वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू अ लर्नर अ टीचर शुड टीच, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, देखो टीचर को पढ़ाना चाहिए कैसे भाई, जब वो बिल्कुल जो है स्किल्ड है इन चारों में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में, और अगर ये चारों में वो अच्छा कर पा रहा है, तो इसी वे को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब चारों को वो इंटीग्रेट करके पढ़ा रहा है ना, उसकी लिसनिंग पावर भी अच्छी है, उसकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी है, उसकी राइटिंग स्किल भी अच्छी है, और उसकी रीडिंग स्किल भी अच्छी है, चारों स्किल उसकी अच्छी है ना, दिस इज व्हाट इंटीग्रेटेड मैनर। ये कोई आइसोलेशन नहीं है, ऐसा नहीं उसको दूर कर दिया, है ना, और वहाँ से वो पढ़ा रहा है ना, अच्छा नहीं, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं भैया, इंस्ट्रक्शन क्या आप दोगे उसको, है ना, आपको आप पढ़ाने आए हो, इंस्ट्रक्शन देने नहीं आए हो आप, है ना, थ्रू इमिटेशन, है ना, इमिटेशन होता है नकल, जैसे इमिटेशन मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, आप भी, है ना, फिर वो बोल रहा है, वो आप सीख रहे हैं, होता है ना, बचपन में आप पढ़े होंगे, जैसे पोएम पढ़ते थे लोग, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा लाइक दिस, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक बोल रहा है, वो सब इमिटेशन कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है ना, टीचर्स को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, उसको पढ़ाना चाहिए इमिटेशन के थ्रू नहीं, टीचर को पढ़ाना चाहिए एंड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, है ना, बिल्कुल इन चारों को इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है, राइट। चलिए, तो बी इज़ द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आप सब लोग बहुत बढ़िया बने हुए हैं, बहुत सुंदर।
प्लीज क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह माय गॉड, हम आगे मूव कर गए। हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। कर रहा है एन इंटोनेशन मे नॉट बी डैश टोन। कौन सा टोन नहीं हो सकता है? देखिए इंटोनेशन कुछ देर पहले ही बताया, ये क्या है, एक तरह का राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, है ना, जो भी कुछ देर बोला भी मैं भी, है ना, जैसे मैंने बोला ना भी, लाइफ इज नॉट अ गोल ऑफ बेड ऑफ रोजेस, है ना, मेक अ गोल टू बी अ सक्सेसफुल मैन, जो बोल रहा है इसमें क्या है ना। चलिए तो फॉलिंग तो होगी, राइजिंग भी होगी, ये दोनों तो होगा ही, ये दोनों होगा तभी क्या होगा, इंटोनेशन होगा, ये तो सही है ना। जरूरत पड़ने पे वॉइस लाउड भी होगी, है ना, ठीक है। यहां कह रहा है नॉट नहीं है, वो क्या नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है, इरिलेवेंट बात है ये। तो सी, तो जब इंटोनेशन होगा, जब भी इंटोनेशन होगा तो फॉलिंग भी होगी, लाउड भी होगा और राइजिंग भी होगी, लेकिन स्लाइडिंग की कोई बात नहीं होगी। सो आंसर इज व्हाट, सी। बढ़िया, बहुत अच्छा पुष्पिंदर जी, राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। आइए मूव करते हैं। कह रहा है असेसमेंट क्या है। असेसमेंट जो होता है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी में है, ए भी है, बी भी है और डी है क्या, जजमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए जो असेसमेंट होता है वो दोनों है ना, वो ड्यूरिंग भी होता है और वो फिर हमें रिजल्ट भी देता है, मतलब प्रोडक्ट भी देता है ना। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं स्कूल में, जो भी चल रहा है आपका, तो क्या उसमें होता है कि जो मिड टर्म्स हैं वो भी मार्क्स है, वहाँ भी असेसमेंट हो रहा है, यूनिट टर्म्स हो रहे हैं, है ना, उसमें भी आपका मार्क्स आ रहा है, वो भी आपके असेसमेंट हो रहे हैं, और फिर सब मिल करके जो लास्ट में जो आपके टर्म्स होते हैं, जो फाइनल एग्जाम होता है, फिर उसमें मार्क्स आता है, वो भी क्या है, एक असेसमेंट है। तो कहने का मतलब है क्या, वो प्रोसेस ओरिएंटेड भी है और वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी है। तो असेसमेंट ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, बोथ आर, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर द ऑप्शन सी। असेसमेंट दोनों है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, तो जो फॉर्मेटिव होता है ना, फॉर्मेटिव, जो फॉर्मेटिव होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग होता है, वो एक प्रोसेस ड्यूरिंग होता है, तो फिर वो एंड की बात नहीं करेगा। जो फॉर्मेटिव है ना वो एंड की, ध्यान दीजिएगा, मेरे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, जो फॉर्मेटिव है वो एंड की बात नहीं करेगा, है ना। तो यहां क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, टर्म इन असेसमेंट, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेटिव कह रहा है नहीं है, तो वो एंड नहीं, फॉर्मेटिंग क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, तो एंड की बात नहीं करता, तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही पुष्पेंद्र जी, राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन इन द क्लास। ओके, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज, ध्यान दीजिएगा, क्लासमेट्स से कर रहा है, एक स्टूडेंट जो है अपने क्लासमेट से एसेस कर रहा है, तो वो क्या है, वो सेल्फ असेसमेंट है, ग्रुप असेसमेंट है, इंडिविजुअल असेसमेंट है या पीयर असेसमेंट है। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि क्लास में मान लीजिए जो स्टूडेंट है, सपोज कीजिए एक राम है ना, एक जॉन है, एक श्याम है, ओके, है ना, एक मान लीजिए चार्ल्स है, ये सारे लोग हैं क्लास में, है ना, बड़ा प्यारा नाम रखा है, राम श्याम जॉन चार्ल्स, दो हिंदी दो इंग्लिश, है ना, ये चारों लोग हैं, है ना। और अब देखिए, जब इसमें जो है क्या किया गया, एक स्टूडेंट को जो है, राम को क्या किया गया, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग डिबेट कंपटीशन। इन्हीं लोगों को एक दूसरे से क्या करना है, असेस करना है। अच्छा, तो ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं, ये चारों क्या है,
ये चारों जो लोग हैं, एक चारों के लिए, एक दूसरे के लिए जो क्या है, ये चारों पीयर्स हैं एक दूसरे के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसको पीयर्स बोलते हैं। ये हर जगह होता है, हमारे कलीग्स में होता है, हमारे ऑफिस, मतलब हर जगह है ये चीज़। पीयर्स है ना, जो कॉम्पिटिटर्स है हमारा, जो साथ में पढ़ रहा है, दिस आर व्हाट्स पीयर्स। हर जगह ये पीयर्स होता है ना। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन कंसीडर करेंगे? डी, पीयर असेसमेंट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट, है ना, मीनिंग। अच्छा देखिए, ये आपके सामने तीन जो है दिए हुए हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। और इसके अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स बताए गए हैं और कह रहा है कि आप मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए कि कौन किससे होगा, है ना। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बोला ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है ना, वो क्या होता है? ड्यूरिंग होता है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या होता है? ये ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग होता है। तो बी, देखिए ड्यूरिंग कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ड्यूरिंग यहाँ लिखा हुआ है। मतलब बी का संबंध किससे है? ए से। देखिए बी का ए किस में आ रहा है? देखिए बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? बी का फर्स्ट एक तो सी में आ रहा है, और बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? डी में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो ए गलत है और बी गलत है। चलिए अब देखते हैं। अब जो है कह रहा है असेसमेंट ऑफ, किसी एक को मैच कर लेते हैं, किसी एक को मैच कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा, है ना। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि असेसमेंट एज लर्निंग ये एक तरह का रिफ्लेक्ट होता है ना, एक तरह का मॉनिटर होता है। और इधर जो देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, है ना, तो ये क्या है? इट इज़ यूज टू आर एंड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है ना। तो फर्स्ट का जो है वो क्या है? थर्ड से है, राइट। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो क्या है? इट इज यूज टू आर एंड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड। सो विल कंसिडर ऑप्शन सी, है ना। सी का थर्ड मैच कराया, राइट। बिल्कुल सही। ए का हमने थर्ड मैच कराया और ए का थर्ड कहाँ रहा है? यहाँ आ रहा है। अगर हम ए का सेकंड करें तो ये गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमीडियल टीचिंग इज फॉर, रिमीडियल टीचिंग क्यों होता है? जब हमने क्लास के स्टार्टिंग में, आई थिंक तीसरा चौथा क्वेश्चन चल रहा था, तभी मैंने इस पर बात की थी कि रिमीडियल टीचिंग इज फॉर किसके लिए होता है? देखिए, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग। हो सकता है ना, लर्नर जो है वो क्या करेगा? बेहतर कर पाएगा अपने को, और जो टीचर है वो भी क्या कर पाएगा? अपने को इम्प्रूव कर पाएगा। बिल्कुल सही। जब हम रिमेडियल टीचिंग करेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा यहाँ का हमारा वीक जोन क्या है, और उस वीक जोन को हम क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे, उसको हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक स्टूडेंट भी बनाएगा, और जो एक टीचर है उसको भी ये मालूम चलेगा कि इस स्टूडेंट का ये वीक जोन ये है, अगर हम यहाँ पे काम करें तो इस स्टूडेंट को हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करा सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। अच्छा, बी में देखिए कह रहा है द टीचर टू टीच बेटर। क्या सिर्फ ये टीचर के लिए है? नहीं, ये तो पहले तो स्टूडेंट के लिए है ना। टीचर थोड़ी पढ़ने आया, स्टूडेंट पढ़ने आया है। हाँ चलिए, सी में देखिए लिखा हुआ है इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल। नहीं नहीं, ये कोई मार्केटिंग थोड़ी हो रही है। अच्छा, डी में कह रहा है द लर्नर टू लर्न बेटर, है ना। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है वो कौन सा है? ए है ना। लर्नर टू लर्न द बेटर, वो लर्न करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ए है, क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है। द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग इसलिए होता है। बहुत प्यारा। देखिए इससे आप जो है बिल्कुल इसके समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना। इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि इसका ये आंसर है। बहुत बढ़िया, 44 का आंसर है पुष्पेंद्र, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज 45 इन फ्रंट ऑफ यू।
कह रहा है लैंग्वेज इज ए टूल बिकॉज लैंग्वेज जो एक टूल है, क्यों, है ना। देखिए अभी जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, तो ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ तो इसका क्या माध्यम है, लैंग्वेज ही तो है, एक लैंग्वेज ही तो बोल रहा हूँ मैं, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, मिक्स करके बोल रहा हूँ, और इसी माध्यम के थ्रू आप समझ तो रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो क्या इस लैंग्वेज से क्या थिंकिंग हो रही है, कॉन्वेइंग द आइडियाज हो सकता है, बट इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, है ना। जो सबसे अच्छा बात है वो क्या है, सी है, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, है ना। आप भी देखिए मुझे, आप लाइव में आप मुझे आंसर्स दे रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और हम भी आपको क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो लैंग्वेज का जो संबंध है वो किससे है, कम्युनिकेशन से है। तो आंसर इज व्हाट, सी। चलिए बहुत बढ़िया। चिल्ड्रेन कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कह रहा है चिल्ड्रेन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव, है ना। देखिए जो फर्स्ट थिंग है, जो वेरी फर्स्ट थिंग है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए प्री रिक्विसाइट जो चीज़ है वो क्या है, मोटिवेशन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो चिल्ड्रेन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव गुड टेक्स्ट बुक, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। जो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पता नहीं मतलब कहीं और से ना रत्ती के भाव में वो जो है किताबों को लाते हैं और वो भी महान बन जाते हैं। तो अच्छा टेक्स्ट बुक रहे ना रहे अलग बात है ना। प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर्स, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा टीचर है और अगर स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बारिश तो हो रही है लेकिन अगर वो पाथ ही अपना उल्टा रखा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो टीचर होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्ड्रेन को जो चाहिए, जो फर्स्ट थिंग चाहिए वो क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, है ना। वो मोटिवेट होगा तभी तो वो पढ़ेगा उसको, है ना। आप सोच के देखिए, अभी आप ही पढ़ रहे हैं तो क्या एक मोटिवेशन चल रहा है आपके ब्रेन में कि एग्जाम है, मुझे उसको क्लियर करना है, तभी तो मैं आप पढ़ रहे हैं। और मैं भी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं एग्जाम कहीं ना कहीं आपको क्लियर करवाना है ना। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए, मोटिवेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड पुष्पेंद्र, राइट आंसर, नाइस। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिव रीडिंग 47 नंबर, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स टू रीड अ टेक्स्ट फॉर। इंटेंसिव रीडिंग मैं बार बार समझाया हूँ आपको, कुछ देर पहले भी लिखा। ये जो इंटेंसिव है ना, इसका जो रिलेट करेंगे इसको किससे करेंगे, इंफॉर्मेशन से करेंगे इसको, है ना। तो किसके लिए, अगर एक्सटेंसिव की बात होती तो हम प्लेजर करते, यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स टू रीड अ टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन। प्लेजर नहीं, प्लेजर कब, जब एक्सटेंसिव की बात करेंगे तब, है ना। सो बी इज द राइट आंसर, इंटेंसिव, दिस इज व्हाट, इंफॉर्मेशन। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, 48वां नंबर, कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अभी कुछ देर, अभी मैंने बोला, पिछले क्वेश्चन में बोला, जो प्री रिक्विसाइट है ना, रिक्वायर है, रिक्विसाइट से प्री, पहले बिल्कुल जो चाहिए, प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वो क्या है, मोटिवेशन है, याद रखिएगा। तो ए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछता है वही चीज, कंटेंट वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर देता है, याद रखिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग वो क्या है, मोटिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। अभी दो क्वेश्चन हमने किया, दोनों किससे किया, मोटिवेशन से किया। ये सब बिल्कुल क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, लेकिन आता है, लैंग्वेज चेंज कर देगा लेकिन वो आएगा, राइट ना। चलिए तो आंसर इज व्हाट, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वो क्या है, मोटिवेशन चाहिए। सबसे पहले मोटिवेशन होगा तभी वो पढ़ाई करेगा, तभी वो लर्निंग करेगा, है ना। और सब ऑप्शंस कुछ है नहीं, लिस्ट ऑफ एम्स एट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्न नहीं, प्रोवाइडिंग द गुड टेक्स्ट बुक, हम बिल्कुल नहीं, यूजिंग अ स्ट्रक्चर सिचुएशनल अप्रोच, नहीं नहीं, सब बात बाद में होगी, पहले चाहिए क्या, मोटिवेशन, तभी वो पढ़ेगा। चलिए 49 पे हम लोग आते हैं। देखिए अब बिल्कुल जो है सेशन लास्ट की ओर है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो एक दो चीज़ मैं आपको बोल दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसको आपको करके ही जाना है बिल्कुल। और इसका जो PDF है ये मैं आपको मौर्य के टेलीग्राम पेज पे डाल दूंगा,
और आपको मालूम है जो टेलीग्राम पेज है उसका नाम क्या है? मौर्य कंपटीशन क्लासेस, है ना। इस पे जो है टेलीग्राम चैनल पे जो मैं इसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा। और एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो निसंदेह, है ना, विदाउट एनी डाउट, है ना, विदाउट एनी डूइंग लेट, जस्ट यू कैन गिव मी द कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। अगर आपको जो मैं पढ़ाया अगर कहीं आपको कहीं डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को डालें, आपको क्या समझ में नहीं आया, आई विल रिप्लाई यू इन द आंसर, आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आंसर में, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। तो देखिए कह रहा है राइज एंड फॉल ऑफ टोन, आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया क्या है, जो टोन में जो राइज एंड फॉल होता है वो क्या है? इंटोनेशन है, इंटोनेशन है ना, इंटोनेशन। राइज एंड फॉल ऑफ द टोन इज व्हाट? इंटोनेशन। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और है ना आपके एग्जाम से पहले मैं एक दो सेशन और लेके आऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, है ना। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। जो स्टोरी टेलिंग होगा उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? कह रहा है इट ब्रॉडन्स देयर नॉलेज अबाउट वेरियस ऑथर्स, है ना। चलिए मानते हम बहुत सारे ऑथर्स के बारे में नॉलेज होगा उसको। चलिए इट इन्हांसेस ग्रेडेड पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। भाई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, उसको स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? इट प्रमोट्स द होल लैंग्वेज अप्रोच। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, होल लैंग्वेज, पूरे लैंग्वेज का वो क्या करेगा? वो प्रमोट्स कर रहा है अप्रोच को, क्योंकि जब वो स्टोरी टेलिंग करेगा तो उसमें वो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करेगा, उसकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होगी, है ना। वो कहीं ना कहीं स्टोरी को प्रिडिक्ट कर पा रहा है अच्छे से, है ना। उसके वॉइस में इंटोनेशन होगा क्योंकि स्टोरी को बता रहा है, तो जरूर जो है उतार चढ़ाव, जहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ फोकस करना है, कहाँ राइज करना है, कहाँ फॉल करना है, वो सब करेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है? उसको लैंग्वेज जो है ठीक ठाक है उसका। चलिए तो इट प्रमोट्स द होल लैंग्वेज अप्रोच, मतलब पूरा लैंग्वेज वो कैसा सीखा है, क्या अप्रोच है, उस पर बात हो सकती है। इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। नहीं, वोकेबलरी से क्या मतलब है स्टोरी टेलिंग को, है ना, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। चल तो या तो ए लेंगे या तो सी लेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए, है ना, ऑथर्स। तो हम ऑथर्स के बारे में जानना है वो तो हम विकिपीडिया से पढ़ लो, वो तो हम विकिपीडिया से भी जान लेंगे भाई, है ना। आंसर इज व्हाट? सी, इट प्रमोट्स द होल लैंग्वेज अप्रोच। ऑलराइट, सो आई होप आपको अच्छा सेशन बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और ये आपके एग्जाम में जो है बहुत टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं। आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर दिख जाएंगे, किसी न किसी डिफरेंट वे में। आप बिल्कुल मान के चलिएगा इस बात को, ये मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ। देखिएगा जब मैं बाद में जब आऊँगा रीड का जब सॉल्यूशन लेके मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप देखिएगा ये कौन कौन से क्वेश्चन मैं पढ़ाया था और वो आया, एकदम मान के चलिएगा इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो, लेकिन इसका जो कंटेंट पार्ट है वो कुछ ऐसा ही होना है, ऐसा ही रहना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, राइट। तो इस क्लास अगर अच्छा लगा हो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक तो आपका बनता ही है, राइट। और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं इसको मैं अपने चैनल पे जो है पीडीएफ करके इसको डाल दूंगा, ओके। एंड बी स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, बिल्कुल मतलब पढ़ते रहना है ना, ओके। एकदम चक दे मॉर्निंग के स्टाइल में एकदम पढ़ते रहिए ना, बी एकदम बिल्कुल रिवाइज कीजिए चीज़ों को, एंड डोंट थिंक एनी नेगेटिव इन योर माइंड, राइट। कॉर्बो लॉर्बो जीतवो, है ना, ऐसा किन्होंने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, वी विल फाइट एंड वी विल विन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए हैप्पी संडे, थैंक यू सो मच, कीप इट अप, ओके। हो गया? बच्चे ही नहीं थे।